बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंसी असगर अली चंगेज़ी मेरे आज के मेहमान हैं और स्पोफिट चैनल पे बलूचिस्तान से ये एक ऐसे लेजेंड है जो न सिर्फ बार्सिलोना ओलंपिक 92 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स, और अगर मैं इनको गिनवाना शुरू तो ये तो बहुत ज़्यादा, सैफ गेम्स के 4 टाइम्स ये चैंपियन रहे। असगर भाई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये ना सिर्फ एक बेहतरीन बॉक्सर करार दिए गए अपने ज़माने में, बल्कि असगर भाई का कमाल ये है कि इन्होंने बॉक्सिंग के लिए बहुत सारी खिदमात भी सरंजाम दी। एक्सीलेंसी असगर अली चंगेज़ी साहब का सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो बार्सिलोना ओलंपिक तो है ही है। बार्सिलोना ओलंपिक में पाकिस्तान में पार्टिसिपेशन 3 एशियन गेम्स और 4 सैफ गेम्स, ये टॉप इवेंट्स हैं वर्ल्ड के जिसमें इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स तक लिए हुए। लेकिन इससे बहुत बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तान को 32 टाइम्स इन्होंने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे हैं। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मुझे जब पता चला तो मुझे रियली ये बड़ा ही अच्छा लगा कि कम से कम बलूचिस्तान में, मैं तो अबरार साहब को समझ रहा था लेकिन आपको भी मिला, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये असगर अली चंगेज़ी साहब भी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भी इनके पास मौजूद है। बाकी फिर वो हम जोड़ लेंगे। इंतहाई पढ़े लिखे शरीफुल नफ्स हज़ारा कम्युनिटी से हैं और बलूचिस्तान में इन्होंने ना सिर्फ बलूचिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का झंडा दुनिया के कोने कोने में लहराया। असगर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शायद भाई ठीक है आप? असगर भाई माशाल्लाह आप वैसे के वैसे जवान है जैसे मैंने 2005 में देखा। वैसे तो आपसे मुलाकातें रही, मैं वो मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि मेरी आपकी शायद पहली मुलाकात थी कराची में। जी असगर भाई बॉक्सिंग जहाँ पे भी है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे सुनने वाले, देखने वाले जानना चाहेंगे कि इस कोयटा जैसे एरिया से निकलकर दुनिया में कैसे झंडे गाड़े आप, इब्तदाई थोड़ा सा बताएंगे? असल में वजह ये है कि जब बचपन में हम लोग छोटे होते थे, 9-10 साल की उम्र में, उन वक्तों में मुंदली किले के डायरेक्ट मैचेस जो है दिखाए जाते थे टेलीविज़न पर। टेलीविज़न तो कम था उस वक्तों में, यानी ये 76-77 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुंदली किले के मैचेस देखकर फिर हमें शौक पड़ता था। फिर हम बच्चे जो है आपस में रोड पर या मोहल्ले में ग्लव्स वगैरह पहनकर वो फिर हम आपस में लड़ते थे ऐसे। इसका मतलब है आप शुरू से ही बॉक्सर थे? जी हाँ। अच्छा। तो वो बॉक्सिंग वगैरह करते थे, तो उसमें कभी कभार हमें कोई नाक से ब्लीडिंग, कभी कभार कोई हो जाता था। अच्छा। तो उसमें शर्मिंदगी होती। फिर हमने ये सोचा कि चले किसी क्लब में जाकर वो दाखिला लेते हैं। तो उन वक्तों में कोयटा तो पसमानदा सूबा था, शहर था। तो यहाँ पर एक उस्ताद होते थे हमारे, बल्कि अल्लाह उनको सेहत दे, अब भी वो हयात हैं, हबीबुल्लाह जाफरी साहब। अच्छा, ठीक है। तो उनका क्लब होता था, वहाँ जाकर फिर मैंने 9 साल की उम्र में एडमिशन ली। तो वहाँ से मेरा जो एक करियर है वो स्टार्ट हुआ। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे प्रोफेसर उमर चौधरी को, उन्होंने फिर इस चीज़ को देखते हुए कि कोयटा में बॉक्सिंग को, मतलब कोयटा में या बलूचिस्तान में बॉक्सिंग को किस तरह प्रमोट किया जाए, उन्होंने फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एक कोच थे उस्ताद अब्दुल्ला के नाम से, उनको यहाँ डिप्यूट किया। और वो फिर यहाँ पर आते थे कोई महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, वो फिर हमें ट्रेनिंग कराते थे। फिर यहाँ पर कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट वगैरह ये वो, इस तरह हमारा वो जो स्टार्टिंग है वो शुरू। तो फिर उसके बाद हम कराची जाते थे, लाहौर जाते थे,
टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने के लिए। तो शुरू में तो वो नहीं था, बहरहाल एक उसके बाद फिर बलूचिस्तान और क्वेटा की बॉक्सिंग ग्रूम हुई, जिसमें मुझसे सीनियर अल्लाह गरीब की रहमत में जगह दे सैयद इब्रार हुसैन शाह और सलाम काकड़ वगैरह, ये मुझसे सीनियर थे। तो इनको देखते हुए आगे हमारा वो एक गेम चलता रहा। ग्रेट। असगर भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आपका इब्तदाई दौर आपने जिस तरह जिक्र किया पासमानदा इलाका, आप यकीन जानिए कि इस वक्त भी टैलेंट पासमानदा इलाकों में ही है। आप कोयटा के आउटस्कर्ट्स पे चले जाइए, मैंने कल महसूस किया वहाँ पे कि असगर भाई ये तो था आपका बचपन और स्टार्टअप। मुझे बताइए ये कैसे जो है आपको, देखो आप जब नेशनल लेवल पे खेलना शुरू हुए आपने जैसे बताया, तो नेशनल लेवल पे क्या बेस्ट अचीवमेंट थी जिसने आपको और ज्यादा स्पार्क दिया? असल में जब 77-78 के एरा में हम कराची या लाहौर टूर्नामेंट खेलने जाते थे, तो वहाँ से फिर शौक जो है और ज़्यादा हुआ कि हमें आगे बढ़ना। ठीक है। इसी तरह फिर मैं अंडर 14 उन वक्तों में ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लॉन्च किया था कि अंडर 14 टूर्नामेंट, अंडर 16, अंडर 19, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हर साल ये करवाते थे कंपटीशन। जी। ठीक है, तो उससे ये होता था कि आपका जो ये स्कूल और कॉलेज का जो एक टैलेंट था वो सामने आता था। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ें ना होने के बराबर है। ठीक है। यही वजह है कि शायद हमारी स्पोर्ट्स जो ओवरऑल स्पोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन की तरफ, दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जा रही है। असगर भाई, पहली नेशनल चैंपियनशिप कौन सी जीती आपने? ये मैं 83 में कराची में आल पाकिस्तान केसी हुआ, वहाँ मेरा पहला गोल्ड मेडल था। ठीक है। तो उसी साल फिर मुझे इन द एज ऑफ 16 ईयर, ठीक है, मैं कैंप में, पाकिस्तान कैंप में मेरी सिलेक्शन हुई कि आप, मुझे मदऊ किया गया कि आप पाकिस्तान कैंप में आए। फिर वहाँ मैं गया 3 महीने कैंप करने के बाद, और पहले कैंप में मैं पाकिस्तान की टीम में 16 साल की उम्र में सिलेक्ट हुआ, शामिल हो गए। और मैंने पहला टूर मेरा नेपाल का था। अच्छा, जबरदस्त। जहाँ जाकर मैंने कोई इनविटेशनल टूर्नामेंट था वहाँ पर, वहाँ जाकर फाइनल में मैं रशिया से हार गया था, तो सिल्वर मेडल। अच्छा, जबरदस्त। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इससे यकीनन जो है आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हुई होगी। उसके बाद फिर आप रुके नहीं? फिर मैं रुका नहीं, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर फिर 17 साल की उम्र में मैं फर्स्ट सैफ गेम हुए आपकी 1984 में। ठीक है। 84 में, तो वहाँ जाकर हम 4 प्लेयर, जिसमें मैं, हुसैन शाह, यूसुफ, ये सारे ओलंपियंस हैं। ठीक है। जी, और इलियास लाहौर वागडा से। ठीक है। ये हम 4 प्लेयर, 4 बॉक्सर गए, और वहाँ हमारी रिजल्ट जो है वो आपको मैं बताऊं कि वो रिकॉर्ड है 100%। अच्छा। 4 के 4 गोल्ड मेडल, जबरदस्त। चारों गोल्ड मेडल वहाँ पर ना। ठीक है। तो 100% रिजल्ट था हमारा। तो उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी, जो कि मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है कि सैफ गेम की हिस्ट्री में, बॉक्सिंग में, इस उम्र में किसी ने मतलब इतनी छोटी उम्र। जबरदस्त। आपकी बड़ी अच्छी एक मैं समझता हूँ कि जर्नी है बॉक्सिंग की। आपने देखे, आपने जिक्र किया कि आप इस तरह स्कूल में, गली में, मोहल्ले में खेलते खेलते मोहम्मद अली किले से इंस्पायर हुए। आपकी डेस्टिनेशन तो ओलंपिक थी, और आप वहां तक पहुंचे। जी हाँ। ठीक है, सैफ गेम्स में जब आपने मेडल्स ले लिए, तो देन नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स, और ये थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल, इसके बाद फिर मैं रुका नहीं, और बल्कि मैं आपको ये बताऊं अर्चंद की ये बात एक यंगस्टर्स के लिए तो इतनी कोई पॉजिटिव नहीं है। मैं बल्कि तालीम को छोड़कर और स्पोर्ट्स की तरफ, मतलब मेरा शौक इतना ज़्यादा था कि मैं तालीम को छोड़कर, और मैट्रिक के बाद बिल्कुल ही मैंने फिर तालीम छोड़ दी। ठीक है, और जितने
जितने मैंने एग्जाम दिए बाद में फिर प्राइवेट और पढ़ता रहा, मतलब थोड़ा बहुत। मैं बॉक्सिंग छोड़ने के बाद? नहीं, छोड़ने के बाद अच्छा। उसने उन्हीं वक्तों में। ठीक है। तो जब मैं कैंप में होता था बुक्स वगैरह साथ रखता था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत वो पढ़ाई हो जाती थी। तो मगर ज़्यादा शौक जो है वो बॉक्सिंग का था। ज़बरदस्त। और मेरे दिल में ये था कि मैंने ओलंपिक्स जाना है, मैंने एशियन चैंपियन बनना है, मैंने ये टाइटल जीतने हैं, मैंने पाकिस्तान का कैप्टन बनना है, मैंने ये अवार्ड लेना है। मैंने अल्लाह का एहसान वो सारे मैंने अचीव कर लिए अपने इस यानी 16 साल की उम्र में मेरा डेब्यू और 30 साल की उम्र में मैं रिटायर हुआ। और वेरी नेक्स्ट जस्ट रिटायरमेंट लेने के बाद ही वेरी नेक्स्ट ईयर जो है मुझे सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। माशाल्लाह, 30 ज़बरदस्त। साल की उम्र में, जो मेरे लिए एक एजाज की बात है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो एक बड़ा मतलब अच्छा माहौल था। असगर भाई, आपने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, बकौल आपके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको दिया, आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया आपने। मुझे बताएं कि आपकी बेसिक इंस्पिरेशन जो थी वो मोहम्मद अली कले था। 89 सैफ गेम्स में आपकी उनसे मुलाकात होती है फेस टू फेस, तो क्या आपके मैं तो फीलिंग्स थी? मेरी फीलिंग तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सोच रहा था कि कब जाकर इससे मुलाकात होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं, इब्रार, हुसैन शाह और कुछ और प्लेयर हम मैरियट होटल में गए और खुसूसी से मिलने गए। और जब वो उसको अपने सामने पाया तो मतलब दिल में खुशी से वो फूट रहे थे कि आज अपने लेजेंड हीरो को अपने सामने जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल और एक ज़बरदस्त वक्त था मेरे लिए, खुसूसन मोहम्मद अली किले मेरे सामने और मेरे साथ हाथ मिलाया उन्होंने। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल असगर भाई, मैं यहीं पे आपको एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए मोहम्मद अली है। आप समझते हैं कि आपका ग्राउंड में होना कितना अहमियत रखता है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चैंपियनशिप पे जा रहे हैं, किसी क्लब में विजिट कर रहे हैं, तो वो क्या ख्यालात होते हैं बच्चों के आपसे मिलके? हाँ, ये है कि बच्चों को मेरा तो बिल्कुल मेरा जी ज़रूर चाहता है कि मैं जाकर क्लबों में जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कुछ बताऊं, अपने जो भी टेक्निक्स या आइडियाज़ हैं आपके वो शेयर कराऊं। मगर शायद भाई अभी शायद आलात और शायद डिसिप्लिन उस तरह के नहीं है जो हमारे वक्तों में थे। ठीक है। एक सीनियर जूनियर का एहतराम, रिस्पेक्ट, या किसी को आप किसी के शख्सियत को फॉलो करते थे कुछ अच्छे शख्स के। तो अब वो चीज़ें शायद दिन ब दिन थोड़ा सा कम हो रही। ठीक है। असगर भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि आप थोड़ा सा, बल्कि शायद ज़्यादा, जो पाकिस्तान में इस वक्त बॉडी बिल्डिंग के, बॉक्सिंग के जो हालात चल रहे हैं, क्या महसूस करते हैं कि क्या वक्त था जब 2005 में आप ग्रीन हिल कप में मेरे से पहली दफ़ा मिल रहे थे, और क्या ग्लैमर था बॉक्सिंग का जब जियो पे एक मौका और आ रहा होता था, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती थी, और 2012 के बाद कोई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो असल में ऐसे है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे प्रोफेसर नूर चौधरी साहब को। प्रोफेसर नूर चौधरी वो शख्स थे कि शायद उन्होंने कभी ग्लव्स अपने हाथ में ना पहना, मगर उनका तजर्बा और उनकी एक अंदाज़ा वो इतना स्ट्रांग होता था कि वो किसी लड़के को ऐसे देखते थे खड़े मतलब उसको खड़ा करके और बताते थे कि ये इसने आगे चलना है बॉक्सिंग में या नहीं, और वो उसी तरह होता था। अच्छा, बिल्कुल हाँ। तो मतलब उनके दौर में चूंकि वो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट बने, एशिया के प्रेसिडेंट बने, उनका तजर्बा बहुत ज़बरदस्त मतलब पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इलाकाइयत की तरफ या सूबाइयत की तरफ
وہ دیکھتے تھے کہ جس لڑکے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی خاطر اس کو کیمپ میں بلا لیتے تھے اور پاکستان ٹیم میں وہ موجود ہوتا ہے. موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ادروائز مثلاً مجھے یا ابرار یا حسین شاہ کو کس نے پوچھنا تھا ان وقتوں میں؟ صحیح کہہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابتدائی میں اس میں کہ کوئٹہ تو بالکل ہی یہاں تو باکسنگ کا کوئی وہ ہی نہیں تھا. اصغر بھائی 2 فیڈریشنز بن گئی ہوئی ہیں, 3 بن گئی ہوئی ہیں. کوئی لاہور سے چلا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں آئبا سے ایفیلیٹ ہوں. اصل لوگ میں نے دیکھا بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے شاہد بھائی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. مطلب بینگ ایک اولمپئن, بینگ ایک ریٹائرڈ باکسر, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مثلاً انور چودھری کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان لوگوں نے باکسنگ کی بجائے جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور وہ اپنے مفادات کے لیے آئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ باکسنگ, اب آپ دیکھیں سیف گیم میں ہم اسلام آباد 89 آپ کو یاد ہوگا 10 گولڈ میڈل آؤٹ آف 12 10 گولڈ بالکل, میڈل. وہ بہت بڑا میلہ تھا. ٹھیک ہے. میں اس کا آئی وٹنس اچھا, ہوں. اس کے بعد پھر ہم ڈھاکہ میں سیف گیم ہوئے, اس میں 8 گولڈ میڈل. اسی طرح کولمبو میں ہوئے, وہاں 8 گولڈ میڈل. یہ بڑا مطلب انڈین ہمارے سامنے بالکل ان کا کوئی انڈین باکسر ہم سے بہت گھبراتے تھے. اب آج کے ڈیٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا باکسر جو ہے سیف چیمپئن؟ ہم لوگ نیپال سے آ رہے ہیں, ہم لوگ سری لنکا سے آ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اب بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ یہ فیڈریشن میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی جا کر بات کریں اور ان کو بتائیں یا ان کو یہ بتائیں کہ بھائی سینئر لوگوں کو آپ اکٹھا کریں. اصغر بھائی آپ کے پاس یہ موقع ہے, آپ کی آواز انشاءاللہ ان تک پہنچے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک یہی ہے کہ آپ جیسا بندہ ان سے ریکویسٹ کرے کہ یار دونوں سائڈ بھی اچھے لوگ موجود ہیں, وہ اچھے اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو 2 نمبر بندہ خود ہی سائڈ پہ ہو جائے گا. ہاں بالکل بالکل اسی طرح ہے. تو آپ اپنی رائے کھل کے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے ہے نا کہ مطلب جو موجودہ فیڈریشن ہے جس میں 1 سیکنڈ ذرا. جی میری رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان باکسنگ کے جو موجودہ فیڈریشن کے اہلکار ہیں جن میں عاشق خالد صاحب, ناصر تنگ صاحب, کرنل ناصر تنگ صاحب, ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ باکسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ پارٹی بازیاں یہ ختم ہونی چاہیے. ان میں آپ کے جو اچھے آفیشلز ہیں ان کو آپ دوبارہ بلا لیں, جو اچھے کوچز ہیں ان کو آپ دوبارہ بلا لیں. اب ان پارٹی بازی میں جو ہے بہت سے اچھے لوگ شاید پیچھے رہ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ پارٹی بازی نے میرے خیال میں اس گیم کا بیڑا غرق کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو میری یہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن سے گزارش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آگے آئیں. کیا وہ ریفری جج کمیشن سے, کیا وہ کوچز حضرات ہیں, ٹھیک ہے, کیا پلیئر ہیں. مطلب اب آج خالد صاحب ماشاءاللہ اسپورٹس میں ان کا بڑا ایک تجربہ رہا. ارچند کے باکسنگ کے سے تو ان کا تعلق نہیں رہا. بہرحال ایک بینگ ایک اسپورٹس مین تو وہ سمجھتے ہوں گے ان تمام چیزوں. تو کرنل ناصر صاحب بھی, یہ بھی ماشاءاللہ باکسنگ سے ان کا بھی واسطہ رہا. یہ تقریباً کوئی 88-89 سے میں ان کو جانتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو بلا رنگ نسل ان کو یونائٹ کرنے کے لیے وہ اکٹھا کریں اور باکسنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. چونکہ جب باکسنگ کا بیڈ رزلٹ آتا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی باکسنگ سہولتیں بہت زیادہ ہیں. اب اس دور میں تو سہولتیں بہت زیادہ ہیں. اب ایک سیف گیم جیتنے پر آپ کو 10 لاکھ ملتے ہیں. اب میں 4 سیف گیم جیتا ہوں, مجھے تو کبھی کوئی پیسہ نہیں ملا. آئی ریممبر کہ وہ ہمارا حسین شاہ دوست ہے نا آپ کے بھی, آپ کے
हाँ وہ کہتا ہے صرف چڑی بنین ملتا تھا. हाँ बिल्कुल وہ کہتا ہے مجھے تو جوتے بھی نہیں ملتا تھا. इसी तरह اینیو اصغر بھائی، یہ دکھ جو ہے نا اسپورٹس کے تمام لوگوں کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو سنسیئر ہے اسپورٹس سے، وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹ ہوں لوگ اور اچھے لوگ مل کے ہر گیم کو آگے لے کے چلیں. बिल्कुल. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان اسپورٹس کیوں پیچھے ہے اوور آل؟ اس میں بھی مجھے شاید بھائی بہت دکھ ہوتا ہے. اب نیشنل گیم سے ابھی ریسنٹلی جو نیشنل گیمز ہوئے یہاں کوئٹہ میں 34ویں نیشنل گیمز، یہاں پر بلوچستان میرے خیال میں ٹوٹل 1 یا 2 گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنی سہولتوں میں اور اتنے فنڈز میں مطلب یہ کس طرح پیچھے رہ گئے؟ کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ آپ بتائیں نا کیا وجہ. ہاں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نا. اوکے. اب جب میں کھیلتا تھا مجھے آج تک یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مجھے بلوچستان اسپورٹس بورڈ نے کبھی کوئی فائنینشیل یا اس کے علاوہ کوئی سپورٹ کیا ہو. نہ میں نے کبھی ڈیزائر کی ہے اس چیز کی، نہ انہوں نے پوچھا مجھ سے. ٹھیک ہے. ان وقتوں میں جب میں کھیلتا ہوتا تھا، یہ ابرار کھیلتا ہوتا تھا، تو ہم دونوں نے کبھی، مجھے یاد نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اب تو آپ کے اتنے پیسے مل رہے ہیں، آپ کا اچھا ٹریننگ سٹاف ہے، جمنیزیمز ہیں. ہم تو ان پہاڑوں پر جا کر ٹریننگ کرتے ہوئے اور اس مقام تک پہنچے. اصغر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ذمہ داروں کو، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہیں، کیا رائے دیں گے کہ اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود ہم لوگ وہ مقام کسی بھی لیول پہ نہیں جا سکتے؟ تو کیا بہترین ترین رائے آپ کے خیال میں ہوگی کہ اس طریقے سے ہم لوگ اپنے بلوچستان کو اور اپنے پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اصل میں وجہ یہ ہے، میں سب سے جو بڑی وجہ اس میں جو میں سوچتا ہوں، اب ایسوسیشنوں کو ڈائریکٹ فنڈ دینا یا پیسہ دینا وہ میرے خیال میں کوئی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کو چاہیے کہ ٹریننگ سٹاف ان کو پرووائڈ کریں. اوکے. ٹھیک ہے. جو بھی ان کے ٹورنامنٹ کے اخراجات ہیں وہ ان کو بے شک دے دیں. ٹھیک ہے. اب یہ جس طرح ڈائریکٹ یہ پیسہ کسی، خدا نخواستہ میں کسی کو یہ نہیں بتاتا ہوں کہ یہ نہیں بولتا کہ وہ یہ پیسے کھاتا ہوگا، بہرحال یہ ڈائریکٹ پیسہ جو ہے یہ دینا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں. ان مختصر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی ہاں، چاہیے. وہ تو بہت مشکل ہے، وہ میرے خیال میں کبھی نہیں ہوگا، چونکہ کسی کو اکاؤنٹیبل کرنا ہمارے معاشرے میں مجھے تو عجیب لگتا ہے نا. ٹھیک ہے. مجھے اصغر بھائی تھوڑی سی ایک اور رائے بھی دیجیے. گراس روٹ لیول پہ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو پیسہ آ رہا ہے وافر مقدار میں بورڈز کے پاس، ایجوکیشن بورڈز کے پاس، یہ کس طرح اس کو یوٹیلائز کرے؟ کیا بیسک فیسلٹی جو اس وقت آپ فیل کرتے تھے کہ اگر ہوتی تو میرا اولمپک میڈل پکا تھا؟ بالکل. اب ایسے ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ یہ تو آپ کی ایڈمنسٹریشن پر ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن یا فیڈریشن آپ کو کس طرح چلا ہے. ہم تو پروفیسر انور چودھری کے زمانے کے پلیئر ہیں. چودھری صاحب کا اپنا ایک ویژن تھا. اب اولمپکس سے پہلے یا ایشین گیمز سے پہلے یا کوئی بھی بڑا ٹورنامنٹ کھیلنے سے پہلے وہ ہمیں ٹور بھجواتے تھے، ٹریننگ ٹور پر. ٹھیک ہے. اب میں تقریباً 1990 میں کوئی 3 مہینے ٹریننگ کے لیے کیوبا گیا. کیوبا جو باکسنگ کا ایک ہب ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیفور اولمپک ہم 2 مہینے ہم نے بیجنگ چائنا میں کیمپ کیے، ٹریننگ کیمپ، اور 2 مہینے جو ہے آپ کے تھائی لینڈ میں. اس کے بعد پھر ہم، اب یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے.
आप कभी सुनते हो कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने एशियन गेम से पहले कोई कैंप लगाया हो या किसी को फॉरेन टूर पर? तो जब तक आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा उस वक्त तक आप कैसे इम्प्रूव करोगे? हमें तो ये पता है कि पिछले वीक उज़्बेकिस्तान में लड़का पैसे दे के गया और वहाँ पे पहले राउंड के 15वें सेकंड में KO हो गया। शायद भाई अफसोस होता है, अफसोस के सिवा और कुछ नहीं है। मतलब अब मैं हैरान हूँ, मेरे जैसा बंदा अगर इन रिजल्ट पे शर्मिंदा होता है तो ये फेडरेशन की क्या हालात होंगे? उन्हें तो मुझसे 2 गुना ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए लेकिन और इस चीज पे सोचना चाहिए कि किस प्लेयर को किस तरह किधर यूटिलाइज करना है, ये इनको शायद समझ नहीं है। ठीक है, तो फेडरेशन को चाहिए कि मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इनको चाहिए जितने भी पाकिस्तान बॉक्सिंग के एक्सपर्ट, बेशक वो जिस सूबे से, जिस इलाके से, जिस फेडरेशन के साथ है, उन सब को लाकर मिला दें। ठीक है, ये सारे यकजा होकर और फिर उसके बाद अपना एक प्लान करें। मुझे नहीं लगता टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल टैलेंट तो आपका इतना ज़्यादा है, खुसूसन जो ग्रास रूट लेवल है, अगर इस पर तवज्जो दिया जाए ना, जिस तरह ये अंडर 14 या 16 टूर्नामेंट जो मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कराती थी, तो ये चीज़ें ना होने की वजह से आपके गेम पीछे जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके प्लेयर हैं, ज़्यादा इनका ये गैजेट्स के हवाले से मोबाइल और इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो, रात को लेट सोना। अच्छा, जब आप लेट सोओगे तो लाजमी बात है आप सुबह फिर लेट उठोगे। ठीक है, अब मुझे याद नहीं पड़ता है कि हम जब पाकिस्तान कैंप में होते थे रात 10 बजे बिल्कुल हम लोग बेड पर होते थे और सोए होते, और हमें ये फिक्र होती थी कि सुबह हमने सुबह का सेशन किस तरह गुजारना है। यानी ट्रेनिंग इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी जिसके लिए हम लोग खूब प्रॉपर आराम करके और इसके बाद सुबह फिर ग्राउंड और जिम में प्रिपेयर होकर जाते। और 2 सेशन सुबह का भी शाम का, सुबह का और शाम का, मतलब मुझे याद है दोपहर को भी सारे सोए होते थे। बिल्कुल ये जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, क्योंकि सोने से ये है कि आपका दिमाग और जिस्मानी दोनों तरफ से आपको रेस्ट मिलता है और री एनर्जाइज हो जाता है। तो आप यानी दोबारा से चार्ज होकर जिम में या ग्राउंड में आप दाखिल होते हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में जो प्लेयर हैं उनको इस चीज़ पर ज़्यादा अमल करना चाहिए। अब ये मोबाइल वगैरह ये चीज़ों को, हमारे दौर में तो खैर ये मोबाइल वगैरह उतने नहीं थे उस वक्त, थे ही नहीं। सिनेमा टीवी तो था, हाँ सिनेमा, लेकिन वो भी हम उस दिन जाते थे, जाकर देखते थे जब जिस छुट्टी होती, यस या जुम्मा जब भी होता बिल्कुल मुझे तो असगर भाई बहुत खूबसूरत बातें हुई आपसे। दिल तो कर रहा है कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करूँ आपसे, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आप कम से कम ऑनलाइन हमारे साथ इन टच रहें। बॉक्सिंग पे आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आपने दुनिया की हर लेवल की स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप एक आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एक ग्रास रूट लेवल पे एक टास्क दिया जाए तो क्या आप अपनी खिदमत देना चाहेंगे? ज़रूर देना चाहूँगा। वो इसलिए कि बॉक्सिंग की वजह से मैं आज मतलब इस मकाम पर हूँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ उसके लिए मुझे मतलब अपनी खिदमत जिस भी लेवल पर कोई चाहे मैं उसके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मगर चूंकि आपके स्पोर्ट्स में हालात इतने गंभीर हैं कि आप कोई इज्जतदार आदमी किसी फेडरेशन या किसी एसोसिएशन में जाना अपने लिए एक अजीब वो महसूस कर। असगर भाई बहुत शुक्रिया आपका।
आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे तो दिल में उतर गई हैं। अल्लाह करे कि ज़िम्मेदारों को भी समझ आए कि हमारे लेजेंड्स जो हैं, चाहे वो बॉक्सिंग में है, चाहे वो हॉकी में है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में है, ये किस तरह फ़िक्रमंद हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। इन्होंने हमेशा अपना परचम बुलंद किया और ये इस वक्त खून के आंसू रोते हैं इनके दिल। काश ये ज़िम्मेदार इनको समझे। थैंक यू वेरी मच असगर भाई, बहुत शुक्रिया आपका।